RSS is you can call it a secret society built along the lines of the Muslim Brotherhood. RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat and controlled. देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान आज कोई गैर गांधी संभाल रहा है, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। और वो कांग्रेस की कमान इसलिए संभाल रही हैं क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो मोदी को टक्कर देने में नाकाम रहे। उन्होंने चौकीदार चोर है के नारे खूब लगाए, खूब अभियान चलाया, लेकिन इसके बावजूद जनता ने राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों को बुरी तरह से नकार दिया। 2019 में मिली इसी हार की हताशा में राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा दे दिया था। और जब हिंदुस्तान की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया, तो अब घर की सियासी लड़ाई अंग्रेजों की धरती ब्रिटेन में जाकर लड़ रही है, जहां उन्होंने मोदी विरोध में किस कदर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, देखिए इस रिपोर्ट में। बीबीसी ने जो करने की कोशिश की है उसमें उसे नाकामी मिली, तो फिर ढूंढा गया एक कमजोर कंधा जो प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा सके, और फिर चलाई गई बदनामी की बंदूक। निशाना बनी हिंदुस्तान की साख, कभी पेगासस के नाम पर, कभी कश्मीर के नाम पर, कभी सरकार के नाम पर, तो कभी सैनिकों के नाम पर, जिन्हें मरा माना शहीद। और राहुल गांधी से सच पूछिए तो संवेदनाओं की उम्मीद भी नहीं है। जिस शख्स को शहादत का साल तो छोड़िए, सही शहीदों के आंकड़े भी नहीं मालूम, जो शख्स शहीदों के पार्थिव शरीरों को जब पालम में लाया जा रहा था तब फोन पर व्यस्त हो, तो उससे आप क्या ही उम्मीद लगाओगे। भारत से बाहर जाकर जो राहुल गांधी पहला इंटरव्यू एक इटालियन पत्रकार को देने में तो यकीन रखते हैं, लेकिन उसी देश की प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करती हैं, तो ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी को अपना ननिहाल फूटी आंख नहीं सुहाता। I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world, but I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. भारतवर्ष G20 का अध्यक्षता कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरा विश्व उनके नेतृत्व का लोहा मान रहा है, और हम धन्यवाद भी करेंगे और उचित भी है। न केवल ये 20 देश अपितु समग्र विश्व के तमाम देश आज हिंदुस्तान को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रहे हैं और मुक्त कंठ से भारत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री ने तो कहा कि नरेंद्र मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पर्सनालिटीज इन द होल वर्ल्ड। कोई ऐसा देश नहीं बचा है जो ये नहीं कह रहा है कि हिंदुस्तान ब्राइट स्पॉट नहीं है। सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान के वर्तमान और हिंदुस्तान भविष्य में किस प्रकार का किरदार रहेगा, इस विषय को लेकर बड़े स्पष्ट रूप से अपने विषय को रख रहे हैं। यहां तक बातें की जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यदि उसमें भी हस्तक्षेप करना है, उसे भी रोकने की क्षमता किसी में है, तो तमाम देश हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी से इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ इंडिया and the brightness with which India is moving, और दूसरी तरफ जहां पूरा विश्व हिंदुस्तान के लिए आज अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वही हिंदुस्तान का प्रमुख विपक्षी पार्टी और उस
विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी विदेश में बैठकर कह रहे हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र शेष नहीं रहा, हिंदुस्तान की जुडिशियरी फेल्ड जुडिशियरी है, हिंदुस्तान का मीडिया बिका हुआ मीडिया है, हिंदुस्तान आज एक ऐसा देश नहीं है जहां आप जाके इन्वेस्ट कर सके। बंधुगण सोचिए, आज तमाम कंपनियां पूरे विश्व से वो हिंदुस्तान में आकर निवेश करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहां तक कि चीन से कंपनियां छोड़ करके भारतवर्ष में निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। ये पहली बार 70 वर्षों में हुआ है। और वहीं पैरेलली राहुल गांधी ब्रिटेन के एक बड़े यूनिवर्सिटी में जाके लोगों के बीच में कहते हैं कि हिंदुस्तान कतई मत चले जाना, अगर आप हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो हिंदुस्तान से खतरनाक स्थान और कोई नहीं है। यदि किसी प्रकार की परेशानी हो जाएगी तो जुडिशियरी आपकी सुनेगी नहीं, क्योंकि जुडिशियरी कॉन्स्ट्रेंट में है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। मीडिया वहां सच नहीं दिखाता है, जो परिस्थिति मीडिया हिंदुस्तान की दिखा रही है वो हकीकत नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र डेंजर में है और लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। यह संदेश विश्व के एक बड़े प्लेटफॉर्म में खड़े होकर राहुल गांधी पूरे विश्व को देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। वैसे तो लोग जानते हैं, विश्व भर में लोग जानते हैं राहुल गांधी क्या है, कितना विश्वास करना है, कितना विश्वास नहीं करना है। मगर एक पल के लिए जरा आंख बंद करके सोचिए, जिस पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान के विषय में यह सब कहने से कतराया है, हिम्मत नहीं करता है पाकिस्तान ग्लोबल फोरम में खड़े होकर यह कहे कि इंडिया की जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया की मीडिया बिकी हुई मीडिया है। वो राहुल गांधी जाके आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में इंडिया को इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। और संयोग देखिए, उसी साल राहुल गांधी भी अपने राजनीतिक करियर के सबसे निचले पायदान पर थे। वो आम चुनाव हारे, अपनी पारंपरिक संसदीय सीट अमेठी हारे, कांग्रेस के इतिहास के सबसे ज्यादा चुनाव हारे हुए अध्यक्ष कहलाए। अब एक तरफ कैम्ब्रिज अपने आगे का रास्ता तय करती हुई यहां पहुंची और उसके मंच से भारतीय राजनीति पर टिप्पणी कर रहा है एक ऐसा शख्स जिसके पास विरासत न होती, गांधी नाम न होता, तो अपने करियर के बारे में कहने के लिए राहुल गांधी के पास एक शब्द तक नहीं है। और इसीलिए जब वो पेगासस पर बोलते हैं तो पूरी बात नहीं बोलते। ये तो कहते हैं कि फोन टैप हुए, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फोन उनके द्वारा बनाई गई जांच समिति को देने को कहा तो राहुल ने फोन देने से इनकार कर दिया। और इससे भी बड़ी बात ये कि जिन लोगों के फोन जांच कराने के लिए दिए उनमें मालवेयर तो पाया गया, लेकिन पेगासस नहीं था। एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए, और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की यह साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। वो कश्मीर पर बोलते हैं, इंसर्जेंसी की बात करते हैं, यानी सीमा पार से हमला, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेते।
वो मिलिटेंट से आंख मिलाने की बात तो करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। और हाँ, वो कश्मीरी पंडितों पर बढ़ती घटनाओं पर खामोश रहते हैं। वो पुलवामा में आतंकी हमले के स्थान पर फूल तो चढ़ाते हैं, इसे कैम्ब्रिज में तस्वीर के जरिए दिखाते भी हैं, लेकिन वो सेना के काफिले पर पुलवामा में हुए हमले को आतंकी घटना नहीं कहते, वो शहादत का जिक्र नहीं करते, वो टेररिज्म शब्द का प्रयोग नहीं करते। जबकि 26/11 आतंकी हमले पर उन्होंने टेरर शब्द का प्रयोग एक बार नहीं कई बार किया था। ब्रिटेन की धरती पर जाकर राहुल ने चीन के सतत पोषणीय यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि भारत इस वक्त ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था है। राहुल बाबा ने ये भी नहीं बताया कि IMF की तरफ से कहा गया है कि आने वाले वक्त में दुनिया के विकास का 15% हिस्सेदार अकेला भारत होगा। राहुल ने पीएम मोदी की लोकप्रियता की नहीं बल्कि अपने विक्टिम कार्ड की चर्चा की और बताया कि सरकार उनके पीछे पड़ी है, जबकि वो ये बताना भूल गए कि वो और उनकी माताजी सोनिया गांधी अब भी जमानत पर रिहा होकर घूम रहे हैं। इसलिए जितना बोला झूठ बोला और सच बोलने के लिए है भी क्या। अभी 3 राज्यों में हार हुई है। देश के 5 राज्यों में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। 9 राज्य ऐसे हैं जहां 10 से भी कम विधायक हैं। 2014 में देश में कांग्रेस के 24% विधायक थे, जो आज 16% है, और आज देश में सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 9 का था। तो राहुल गांधी सिर्फ ये क्यों बता रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है? ये क्यों नहीं बता रहे कि उनके पार्टी को देश ने फिलहाल तो बुरी तरह से नकारा हुआ है? वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा की असफलता के बारे में क्यों नहीं बता रहे? 7 नवंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस को 5 में से 4 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। गुजरात में कांग्रेस 77 सीट से 17 पर आ गई है। मेघालय में कांग्रेस 21 से 5 सीटों पर आ गई है। नागालैंड में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। त्रिपुरा में वामपंथियों से गठबंधन के बावजूद सिर्फ 3 सीटें मिली। अब आप बताइए, ये बात राहुल गांधी ने क्यों नहीं की? लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी के विषय पर बोलने गए राहुल गांधी ने सारे झूठ दुनिया के सामने रखे, जो आधारहीन, अर्थहीन है। इन बेबुनियाद बातों को तभी सीरियसली लिया जाएगा अगर आप राहुल गांधी को सीरियसली लेते हैं। नहीं तो विदेशों में जाकर देश को बांटने का कांग्रेस और राहुल गांधी का ये तरीका हमेशा का है। हमें उम्मीद है राहुल गांधी आने वाले समय में अर्ध सत्यों के साथ नहीं, पूर्ण तथ्यों के साथ आएंगे। रफेल डील और चौकीदार चोर है का नारा जैसे ही उल्टा पड़ा, राहुल को ये लग जाना चाहिए था कि इस देश की जनता प्रोपेगेंडा से नहीं, परिश्रम से चलती है, झूठे उठते सवालों से नहीं, साफ नीयत से चलती है, टाइम पास वाली पॉलिटिक्स से नहीं, राष्ट्र हित वाली राजनीति से चलती है। और माफी के साथ कह रहे हैं, आप में इसमें से कोई भी गुण नहीं है राहुल गांधी जी। बाकी किसी को कोई गुण नजर आते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं।